आज हम लोग यहाँ पर फाइनल ईयर फाउंडेशन कोर्स का DAB यूनिवर्सिटी वालों के लिए हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चरल का टॉप ऐसे 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा। अब चाहे BSc BA BCom वाले क्यों ना हो। चलिए एक एक करके हम पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आई नो कि आप लोग मॉडल पेपर में अपना जवाब यहाँ पर दे सकते। भगवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता होगा नर्मदापुरम, दूसरा आपका आता है इंदौर, तीसरा आपका आता है उज्जैन, फिर आपका भोपाल। तो देखिए जो आपका नर्मदापुरम है पहले होशंगाबाद था, लेकिन अब यहाँ पर नर्मदापुरम कर दिया गया है। आपको यहाँ पर याद रखना है भगवानी प्रसाद मिश्र का जन्म नर्मदापुरम में हुआ था, जो कि एक नर्मदापुरम शहर ही है और वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में है। तो आपको याद रखना है भगवानी प्रसाद मिश्र का जन्म यहाँ पर नर्मदापुरम में हुआ था। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पास मैं आपको बता दूं, या फिर आप लोग एक डिस्क्लेमर समझ सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम एक 1 शॉट वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग उससे एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से करके जाइएगा, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छी तरीके से हो जाएगा। ये एक प्रकार का मॉडल सेट है, तो आपको यहाँ पर पता लग सकेगा कि आप कितनी एग्जाम की तैयारी कर पाए हैं और कैसे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे कि भगवानी प्रसाद मिश्र ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था। पहले आपका आता है विनय, फिर दूसरा आता है कल्पना, फिर प्रभात आता है। इनमें से कोई नहीं। जो आपका कल्पना मासिक पत्र है वहाँ भगवानी प्रसाद मिश्र ने मासिक पत्र का यहाँ पास क्या कहते हैं संपादन किया था। कवि ने सतपुरा के जंगल को क्या कहकर वर्णित किया है। उगते अगमने से जंगल, अजगरों से घरे जंगल, यहाँ पास सभी होगा, क्योंकि जो आपका सतपुरा का जंगल है वो काफी ज्यादा घना भी है, वहाँ अजगर भी पाए जाते हैं। एंड यहाँ पास जो जंगल होता है ऐसा लगता है कि नींद से डूबे हुए हैं। भगवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से किस काव्य संग्रह के लिए सम्मानित किया गया है। बुनी हुई रस्सी, घर की याद, गीत फरोज, कमल के फूल। जो आपका भगवानी प्रसाद मिश्र हैं वो 1972 में उनकी जो कविता थी बुनी हुई रस्सी, उनके लिए यहाँ पास उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, यानी सम्मानित उनको किया गया था। उसके अलावा उन्हें भारत सरकार का पद्मश्री अलंकार भी यहाँ पास मिला था। तो हम एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन समझ लिए हैं। सतपुरा के जंगल कविता में किस त्योहार का उल्लेख है। दीपावली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन। तो इनमें से आपके आता है होली, जो कि सतपुरा जंगल की कविता के त्योहार में यहाँ पर उल्लेख दिया गया है। मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा भगवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा सम्मान दिया गया है। शिखर सम्मान, कविवर, शरद जोशी, या फिर इनमें से कोई नहीं। भगवानी प्रसाद मिश्र है, उन्हें मध्य प्रदेश प्रशासन के द्वारा 1983 में भगवानी प्रसाद को शिखर का सम्मान यहाँ पास मिला गया था, यानी नवाजा गया था। 1913 से 1985 तक वह उनका जो विचारधारा था वह गांधीवाद था, और ये गांधीवाद के कवि भी थे। सतपुरा के जंगल कविता का मुख्य विषय क्या है। यह एक लंबी कविता प्राकृतिक चित्रण पर आधारित है। यह एक लंबी कविता जंगल पर आधारित है, यानी कि आ या फिर बा दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आ और बा दोनों हो जाएगा, यानी कि जो आपका सतपुरा का जंगल है उनका जो मुख्य विषय है वह एक लंबी कविता प्रकृति जो चित्रण है उन पर भी आधारित है। साथ में यहाँ पर जो लंबी कविता की जो जंगल है, यानी कि जंगल पर भी यहाँ पर आधारित है। तो आपको तैयार रख लेना है। इसके बाद फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है, सतपुरा जंगल के कविता में किस जनजाति का वर्णन है। गोंड जनजाति का, भिलाला का, भील का, या संथाल का। तो देखिए जो आपका सतपुरा का जंगल है उनमें गोंड जनजाति है, उसका उल्लेख यहाँ पास किया गया है। तो आपको याद रखना है कि गोंड जनजाति जो होते हैं वो सतपुरा के जंगल में या सतपुरा के जंगल की कविता में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। या फिर आप लोग इतना याद रख लीजिएगा कि सतपुरा के जंगल में सबसे ज्यादा गोंड जनजाति यहाँ पास होती है। भगवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था। 29 मार्च 1913, 29 मार्च 1914, 29 मार्च 1915, या फिर 29 मार्च 1916। आई होप यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाओगे। अगर नहीं पता तो यहाँ पास मैं बता दूं कि 29 मार्च 1913 में यहाँ पर भगवानी प्रसाद का जन्म हुआ था, यानी कि आपका जो आ नंबर होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे करके MCQ टिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पास आपका 10वां नंबर आता है, भगवानी प्रसाद मिश्र ने जीवन के रूप की अभिव्यक्ति अपनी कविताओं में की है। बोझिल, सहज और यथार्थ, या फिर उत्तेजनापूर्ण, या फिर अनमेन। तो देखिए यहाँ पर जो 12 नंबर होगा सहज और यथार्थ, ये आपका सही हो जाएगा,
इसके बाद फिर आपका 11वां नंबर आता है, बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए भगवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा सम्मान दिया गया था, जो कि अब भी हम लोग यहाँ पास देख चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको यहाँ पास मैं बता दूं कि भगवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकेडमी पुरस्कार यहाँ पास मिला था, यानी कि आ नंबर आपका सही हो जाएगा। गजाधर बाबू किस नौकरी से सेवानिवृत्त हुए थे, यानी कि कौन सी नौकरी यहाँ पास कर रहे थे। पहला आपका आएगा सेना का, दूसरा बैंक, या फिर साय आएगा रेलवे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो गजाधर बाबू वो यहाँ पास रेलवे में अपना जॉब किया करते थे, यानी कि सा नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका, गजाधर बाबू के बड़े लड़के का क्या नाम था, नरेंद्र, दिनेश, अमर या फिर राम। देखिए यहाँ पर जो अमर है वो गजाधर बाबू के बड़े लड़के का यहाँ पास नाम था। उषा प्रियवाद की प्रमुख रचनाएं का विषय रहा है, आधुनिक जीवन, उदासी, अकेलापन, नागरिक परिवेश का चित्रण या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पास आपका आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि उनकी जो रचनाएं का विषय रहा है ये तीनों रहा है। तो आपको इसको याद रख लेना है। गजाधर बाबू ने शाम के भोजन बनाने का कार्य किसे सौंपा, अपनी पत्नी या फिर अमर की पत्नी या फिर नौकर को या फिर अपनी लड़की बसंती को, यानी कि उनकी जो लड़की बसंती है शाम के खाना बनाने का काम यहाँ पर सौंपा था। गजाधर बाबू को किसकी चीनी मिल में नौकरी मिली थी, यहाँ पास आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गजाधर बाबू को किसकी चीनी मिल में नौकरी मिली थी। रामजी लाल, श्याम लाल जी, गोविंद सेठ या फिर द्वारिका प्रसाद। तो यहाँ पर आपको बता दूं जो आपका रामजी लाल है उनके जो चीनी की मिल है वहाँ गजाधर बाबू की नौकरी यहाँ पर मिला था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, 11 जनवरी 1963 या फिर 12 जनवरी 1963 या फिर 13 जनवरी 1963 या फिर 14 जनवरी 1963। तो देखिए 12 जनवरी 1963 में स्वामी विवेकानंद का यहाँ पास क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस किस रूप में यहाँ पास बनाया जाता है। पहला युवा दिवस, निभा मातृ दिवस, फिर सा सन्यासी दिवस, फिर द बाल दिवस। आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद का दिवस यहाँ पास युवा दिवस के रूप में बनाया जाता है, और जो युवा है उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेशन भी उन्होंने दिया था। तो उनके जो मोटिवेशन के जितने भी कोट वगैरह हो गए वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फेमस भी हैं, जो कि मोटिवेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। स्वामी विवेकानंद की माता का क्या नाम था, रामेश्वरी देवी, भुवेश्वरी देवी, ज्ञान देवी, फिर गीता देवी। तो यहाँ पास उनका माँ का नाम रामेश्वरी देवी यहाँ पास था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या, दयानंद, अवधेशानंद, नारेंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। आई नो कि इसका क्वेश्चन इजीली दे देंगे। तो यहाँ पास उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था, स्वामी दयानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस या फिर महर्षि अरबिंदो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो गुरु हैं उनका नाम था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान किस दिन यहाँ पास उन्होंने दिया था, पहला 12 सितंबर 1993 या फिर 11 सितंबर 1893, फिर 13 सितंबर 1893 या फिर 14 सितंबर 1893। तो यहाँ पास आपका 11 सितंबर 1993 यहाँ पास आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में श्रोताओं को क्या कहकर संबोधित किया था, जो कि काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था, आपको भी पता होगा। पहला आपका आता है, मेरे अमेरिकी श्रोताओं, आदरणीय माताओं तथा बहनों, मेरे अमेरिका वासी भाई तथा बहनों या फिर इनमें से कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने श्रोताओं को, जो सुनने वाले होते हैं, मेरे अमेरिका वासी भाई तथा बहनों ऐसे कहकर उन्होंने शिकागो में बोला था। और काफी ज्यादा ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा देर तक तालियां बजाए। शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद ने किन बात पर बल दिया गया है, यानी कि किस बातों पर यहाँ पर बल दिया, धर्मांतरण पर रोक लगना चाहिए। उन्होंने कहा था कि लोगों को वीर, साहसी तथा दयालु बनाने पर बल दिया जाए। सबका ईश्वर एक ही है, न ही ईश्वर सवा है और ना ही यहाँ पर डेढ़ है, या फिर उपरोक्त सभी। आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी होगा। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आता है, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने किस देश का प्रतिनिधित्व किया था, यानी कि किया है, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद हैं उन्होंने भारत के बारे में प्रतिनिधित्व किया था।
कहाँ किया था आपको यह भी याद रखना चाहिए, तो वो था आपका अमेरिका में। तो स्वामी विवेकानंद ने किसकी ओर से धन्यवाद दिया था? भारत की ओर से, विश्व सभा की ओर से, स्वयं की ओर से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पास आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद भारत की ओर से, यानी कि वह किसी भी कंट्री या फिर देश में गए हैं, भारत के लिए ही उन्होंने बहुत कुछ दिया हुआ है। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में किस धर्म के लोगों के भारत में शरण लेने का उल्लेख किया है? यानी कि कौन है जो कि भारत में यहाँ पर आकर शरण लेते हैं? यहूदी हो गया, फारसी हो गया, या फिर इनमें से दोनों? कि यहूदी और फारसी दोनों हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे धर्म होते हैं जो कि बहुत से अलग अलग कंट्री या फिर देश से जो कि भारत में आकर यहाँ पर रहते हैं। स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्ता का क्या कार्य रहता था या फिर क्या काम करते थे? कपड़ों का व्यापार, कोलकाता उच्च न्यायालय में और अटॉर्नी एट लॉ, या फिर साहित्यकार थे, या फिर जिला कलेक्टर? यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद के जो पिता, क्या नाम है? विश्वनाथ दत्ता। और वह कौन सा काम करते थे? वह कोलकाता उच्च न्यायालय में और अटॉर्नी एट लॉ के काम किया करते थे। इसके बाद फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन आता है, स्वामी विवेकानंद ने मानव समाज की उन्नति में बाधा उत्पन्न करने वाले किसे कहा है? पहला आपका आता है आधुनिक मशीनों, धर्मांधता रूपी राक्षसी शक्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या जो 12 नंबर है, विद्यानिवास मिश्र का जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1926, 28 जनवरी 1927, 28 जनवरी 1928, या फिर 28 जनवरी 1929? तो उनका जन्म 28 जनवरी 1926 में यहाँ पास हुआ था। इसके बाद फिर आपके आता है, विद्यानिवास मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई यूनिवर्सिटी में पूछ लिया गया था। तो आपका आता है प्रयागराज में, गोरखपुर में, मेरठ में, या फिर हरिद्वार में? उनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, विद्यानिवास मिश्र की कौन सी विशेषताएं थी? साहित्यकार थे, संपादक हैं, भाषा, या फिर उपयुक्त सभी? तो इनमें से उपयुक्त सही हो जाएगा, यानी कि वो साहित्यकार भी थे, संपादक भी थे और भाषाविद भी थे। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, किस समाचार पत्र के प्रधान संपादक रहे हैं? हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नवभारत टाइम्स था, यानी कौन समाचार पत्र था आपका? नवभारत टाइम्स समाचार पत्र था, जहां पास वह संपादक रूप में यहाँ पर कार्य करते थे। आंगन की पंछी चिड़िया को कहा गया है? तोता हो गया, कबूतर हो गया, गौरैया हो गया, या फिर मैना हो गया? इनमें जो आपका गौरैया है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंड यहाँ पर डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चन पे डिपेंड मत रहिएगा। आप लोग मेरे फाउंडेशन कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, उन क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आंगन के पंछी में गौरैया से बात करने वाले पात्र का नाम कौन सा है? ऐसा कौन सा पात्र था जो कि गौरैया से यहाँ पास बात किया करता था? मिनी, कविता, मोना, या फिर गीता? तो यहाँ पर जो मिनी है वो ऐसा पात्र था जहाँ गौरैया से बात किया करता था। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, आंगन का पंछी निबंध में गौरैया को क्या कहा गया है? आकाश का पंछी, सुनहरा पंछी, दोपहर का साथी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पास आपका आ जाएगा दोपहर का साथ कहा गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, विद्यानिवास मिश्र को पद्मश्री पुरस्कार किस सन में यहाँ पास मिला था? जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है कि विद्यानिवास मिश्र को पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है 1987, 1989, या फिर 1988, या फिर 1990? तो यहाँ पास आपको 1988 यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, विद्यानिवास मिश्र ने संस्कृत साहित्य को मतकर उनका नवनीत चखा और लोकवाणी की गौरव गंध से सदा स्फूर्ति भी पाते रहे हैं। यह अज्ञेय, भीष्म सहानी, निराला, या फिर वर्मा? तो यहाँ पर अज्ञेय है, उन्होंने यहाँ पास कहा गया। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, खेड़ा में, गांधीनगर में, या फिर सूरत में? तो यहाँ पास आपका पोरबंदर होता है, वो आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाई स्कूल में महात्मा गांधी को रेखा गणित की अपेक्षा कौन सी भाषा कठिन थी? यानी कि उन्हें कौन सा भाषा यहाँ पास कठिन लगा करता था? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी है जो गुजराती भाषा? तो यहाँ पास आप संस्कृत जो है उन्हें काफी ज्यादा यहाँ पास कठिन लगा करता था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे रविन्द्रनाथ टैगोर, महादेवी, गोविंद रानाडे, गोखले,
या फिर लाला लाजपत राय। तो यहाँ पास आप जो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो आप कितना याद रख लेना। बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसमें नहीं था? आर्य सत्य, धम्म पद, कथा या फिर इनमें से कोई नहीं। जो आपका धम्म पद है वो आपका राइट हो जाएगा। लिखित अभिव्यक्ति का संबंध किससे होता है? शब्द से, वाक्य से, भाव से या फिर मात्रा तथा वर्तनी से। कॉपी या फिर पेन में जब लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं आप लोग लिखते हैं उसका भी एक संबंध है। तो किससे संबंध है? शब्द से, यानी कि हम लिखते हैं तो हम तो शब्द तो लिखते हैं, फिर वाक्य से या फिर भाव से। अभिव्यक्ति का जो संबंध है मात्रा और वर्तनी से। मात्रा और आपका वर्तनी आपको ज्ञात होगा तो ऑटोमेटिक आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख पाएंगे। किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई होती है, यानी कि ऐसा कौन सा मूलभूत इकाई है जो कि भाषा की भी है? शब्द होता है, वर्ण है या फिर वाक्य है या फिर संकेत है। तो आपको बता दूं जो भाषा की मूलभूत इकाई होता है वो आपका वाक्य होता है। लास्ट चैप्टर में आएंगे तो वहाँ पर ग्रामर होगा, ग्रामर से क्वेश्चन दिया गया है। फिर यहाँ पे पूछा है वाक्य रचना की दृष्टिगत से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या प्रयुक्त सभी? तो आपका प्रयुक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अनुवाद प्रक्रिया में किस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है? जो आपका अनुवाद है वेरी इंपॉर्टेंट है। स्रोत भाषा से, लक्ष्य भाषा से या फिर आ या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आ या फिर बा, यानी कि यहाँ पर जो स्रोत भाषा है, लक्ष्य भाषा है, ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कला की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कला एक टेक्निक है, कला एक कौशल है, कला एक शिल्प है या फिर उपयुक्त सभी? उपयुक्त यहाँ पास आपका राइट हो जाएगा। कला एक टेक्निक भी है, कौशल भी है, शिल्प भी है। ऋग्वेद से लेकर ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, व्याकरण ग्रंथों में अनुनाद का अर्थ लिखा है। सार्थक, आवृत्ति, पश्चाता कथन, ज्ञान को कहना, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। यानी कि ऋग्वेद से लेकर ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, व्याकरण ग्रंथों में सब में जो अनुनाद का अर्थ है। फिर यहाँ पास आपका अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय गणराज्यों में मतदान की पद्धति प्रचलित थी। गूढ़क की, संकरण, जल्पक या फिर विवर्तक या फिर उपरोक्त सभी? जो आपका प्राचीन भारतीय गणराज्यों में जो मतदान की जो पद्धति है वो यहाँ पास सभी रहेगा। तो आपको ये तीनों याद रखना है। प्राचीन काल की परिषदों के अधिवेशन रूप से होते थे, संवेक्षिक, नियमित या फिर अनियमित या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता था यहाँ पास? नियमित, यानी बा नंबर आपका राइट हो जाएगा। टॉप ऐसे क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में बनेंगे। मेरे प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हमें 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए तो यहाँ पास मैं जल्द एक 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।